अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। यहाँ से हमने कंटिन्यू करना था, इधर से। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको साथ ही भी बताऊंगा कि ये सवाल कैसे आता है। तो सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट Q इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये फॉर्मूला ना यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये फॉर्मूला पूरा कैसे बनता है। आप बेशक अपनी फर्स्ट शीट पे से ड्रॉ भी कर लें। ठीक है। बेसिकली इस फॉर्मूला में वो कह ये रहा है कि एक वेसल से, इफ दिस इज द वेसल, उसमें से जितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, या जितना, जिसको उसने क्यू से प्रेजेंट किया है, इतना वॉल्यूम कह रहा है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन फ्लो वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया उस वेसल का। अब एग्जाम में ऐसे सिंपली नहीं आता, एग्जाम में ना ये इस तरह से आता है, ऐसे। ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ना, जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो सेम रहता है सर्कुलेशन में। मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है। अब हम Q1 इज इक्वल टू A1V1, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एंड Q2 इज इक्वल टू A2V2। अब Q1 का A1 क्या है, दिस A1, ये आगे से कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है वेसल, कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और V1 क्या है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे। इसी तरह A2 जो है ये है, और V2 इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है। तो हमने क्या बात की कि Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2। तो इट मीन्स कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है। अब एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह की डायग्राम दी होगी, या थ्योरी के अंदर लिखा होगा कि जी ब्लड वाज फ्लोइंग थ्रू अ वेसल एंड द वेसल गॉट कंस्ट्रिक्टेड डिस्टली। वो बताएगा कि प्रोक्सिमली उसका एरिया ये है, वॉल्यूम ये है, डिस्टली उसका वॉल्यूम ये है, एरिया ये है। अब आपको इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं दी हुई होगी, एंड यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। लेकिन अब आपको फॉर्मूला पता है तो इट शुड बी इजी फॉर यू। तो लेट्स जस्ट अज्यूम, मैं आपको फॉर एग्जांपल वैल्यूज दे देता हूँ, मैं आप एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट। I said that A1 is equal to 50 and A2, sorry, V1 is equal to 20 and V2 is equal to 50। You have to find A2। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, मुझे बताएं कि व्हाट यू गेट। 20, सना डॉक्टर सना खानजादा से सेइंग यू गेट 20। तो यस, यू गेट 20। आप यहाँ पे पुट करके देख लें, 50 into 20, and here is your A2 and V2 is 50। So this becomes 100 divided by 50, sorry, this is going to be 1000, 1000 will be, this is equal to A2 and A2 is equal to 20। तो आपको एग्जाम में ये इस तरह से सवाल आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, A1V1 और Q1 इज इक्वल टू Q2, और इन अदर वर्ड्स A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला तो हमने कवर कर लिया। देन देयर इज
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी एक दिया हुआ है यहाँ पे। रेजिस्टेंस के बल्कि दो फॉर्मूला दिए हुए हैं। वन फॉर्मूला इज ड्राइविंग प्रेशर डिवाइड बाय फ्लो रेट। इट इज नॉट दैट मच टेस्टेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला इसमें कुछ है, ये आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड, तो अगर यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, कह रहे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8, दिस रिप्रेजेंट्स योर विस्कोसिटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय पाई आर पावर 4। तो इसमें से मैं अगर ड्राइव करूं रिलेशंस, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ब्लड जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। और विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है? विस्कोसिटी मोस्टली डिपेंड्स ऑन हेमेटोक्रिट। एंड हेमेटोक्रिट हम आपको पता है कि इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम इन ब्लड। ठीक होगा, मतलब ब्लड में प्लाज्मा होता है और आरबीसीज होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड, दैट इज योर हेमेटोक्रिट। तो जितना ज्यादा हेमेटोक्रिट होगा उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसी तरह से इन हाइपर प्रोटीनिमिक स्टेट्स, जिनमें प्रोटीन बढ़ जाती है, जैसे मल्टीपल माइलोमा इज अ डिजीज दैट यू विल स्टडी एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में या ब्लड में पढ़ेंगे आप बल्कि। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया के अंदर आपका हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है बिकॉज देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसमें भी बढ़ जाएगी। एंड एनीमिया के अंदर, इन एनीमिया जो आपका आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है, हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो एक तो ये हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए हाउ रेजिस्टेंस इज रिलेटेड विद ऑल दीज पैथोलॉजीज। लेंथ, अब लेंथ का सवाल आपको पता है कैसे आएगा? दो वेसल्स दी होंगी, बल्कि लेंथ को पहले मैं आपको ऐसे समझा दूं तो फिर आपको एक सवाल देता हूँ। लेंथ एक वेसल की जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसलिए इट इज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, एंड इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद रेडियस ऑफ द वेसल, वेसल ल्यूमन। मतलब एक एक ये क्रॉस सेक्शन है आर्टरी का या वेसल का, और एक ये है। तो जितनी ज्यादा वो पतली होगी, जितना ही रेडियस कम होगा, रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज एक्सप्लेन्ड। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ना चार वेसल्स ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी। विच ऑफ दीज हैज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस? किस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी? ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। जी, डॉक्टर सना कह रही हैं ए। ठीक है, अब और क्या आंसर्स हैं? यस, डॉक्टर सनम भी ए कह रही हैं। तो ए में देखें, अगर ए को स्टडी करें इन इन रिलेशन विद अदर्स, सारे ए ही कह रहे हैं, तो ए हैज, ए की जो रेडियस है इज द लोएस्ट। ठीक है, और हमने क्या कहा था? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रेडियस। तो रेजिस्टेंस, रेडियस जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। एंड द लेंथ, डायरेक्ट रिलेशन है, तो लेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे सवाल करूं तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे मैं कहूं कि विच ऑफ दीज हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो फिर क्या जवाब होगा आपका? यस, सी। डॉक्टर हना, डी नहीं होगा।
मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट्स सी। क्योंकि देखिए जो सी है उसमें रेडियस इज ग्रेटेस्ट एंड लेंथ इज द लोएस्ट, और ये आप पढ़ चुके हैं द रिलेशनशिप। ठीक है। डी में देखें, डी में जो द ल्यूमन साइज इज लो, रेडियस उसके अंदर कम है, तो इट हैज ग्रेट, इवन दो उसकी लेंथ जो है वो कम है, लेकिन मतलब डी की रेजिस्टेंस ए से तो कम ही है, बिकॉज ए हैज ग्रेटर लेंथ, डी हैज लेस लेंथ। इसी तरह सी की रेजिस्टेंस बी से कम है, ठीक है, और बी की सी से दस, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ, लेकिन सबसे कम इनमें रेजिस्टेंस सी की है। ठीक है। तो ये आपने ऐसे याद रखना, ऐसे आपको टेस्ट किया जा सकता है इस पे। अच्छा जी, फिर उसने क्या बात की है कि कैपिलरीज कह रहे हैव द हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि जो फ्लो रेट है इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी इनटू एरिया। तो इसको आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एरिया जो है वो जिस वेसल का सब जितना ज्यादा है उतनी ही कम वेलोसिटी ब्लड की है वहां पे। तो जो कैपिलरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स जस्ट कंसिडर कि ये कैपिलरीज हैं, आपको पता है कि बॉडी के अंदर तो लाखों कैपिलरीज हैं, उन सब का एरिया जब आप ऐड अप कर लेना तो इट दिस वैल्यू बिकम्स मच हायर, ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू कम हो जाती है। दैट इज वाई द द फ्लो वेलोसिटी इज द लोएस्ट इन कैपिलरीज, क्योंकि सारी कैपिलरीज का ओवरऑल द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मच हायर। देन प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मैंने आपको बड़ी दफा शुरू में भी बात बताई है कि सिंपल फिजिक्स है ये, फ्लूइड डायनामिक्स, कि अगर पॉइंट ए पर वॉल्यूम है, पॉइंट बी पर वॉल्यूम है, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वॉल्यूम मूव करेगा। ठीक है। इन दिस केस एट ए इट इज हायर एंड एट बी इट इज लोअर। फिर आर्टीरियोल्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द टीपीआर। टीपीआर इज योर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो आपकी जो टीपीआर है, ये अब ये ना वन वर्ड एमसीक्यू है, इट डिपेंड्स ऑन योर आर्टीरियोल्स। ठीक है। उसकी वजह क्या है? Because arterioles have sympathetic supply, स्पेशली यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं which keep the vessels constricted and they are responsible for TPR. There are certain arterioles which are dilated upon sympathetic supply. वो कौन सी आर्टरीज हैं जो डायलेट हो जाती हैं सिंपैथेटिक सप्लाई से इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग? आम से किसी को पता है? पल्मोनरी, हाँ, you're correct to some extent. But one other example is the arteries of your muscles, the skeletal muscles. ठीक है। The arteries of skeletal muscles have beta receptors and they dilate, क्योंकि आपको पता है इन फाइट एंड फाइट सिचुएशन बंदे ने भागना है, and he needs muscle work and his muscles need energy, oxygen। तो दैट इज वाई उसकी वेसल्स जो हैं वहां पर डायलेट कर जाती हैं। ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको मैं कब बता दूं जिक्र हुआ तो। ठीक है। अदर देन दैट थिंक यहाँ पे कुछ, हाँ ठीक है, पूरी चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वेसल्स। तो सीरीज के अंदर ये बात हो रही है, सीरीज के अंदर। ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, ऑर्गन्स, लिम्ब्स जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल योर हैंड, योर फुट, ठीक है, और लेट्स मेक इट सिंपलर, योर राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब,
राइट लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब, लिवर, ठीक है, योर लंग्स, किडनीज, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, लिम्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो पैरेलली कनेक्टेड है, उनकी ब्लड सप्लाई पैरेलल है। ठीक है। अब आपको सवाल पता है कैसे आएगा ये? सवाल आएगा कि अ पेशेंट ऑफ chronic uncontrolled diabetes came to the hospital with gangrene in his left lower limb and with fever, and in order to treat him, his left lower limb was amputated. What will be the effect on the total peripheral resistance? तो आपको क्या लगता है क्या इफेक्ट आएगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर? जब आप एक लिम्ब रिमूव कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज्ड। यस, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको ना मैं आसान करने के लिए ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आप फर्ज करें कि दिस इज योर अपर लिम्ब, एक सर्किट इधर जा रहा है, दिस इज योर लोअर लिम्ब, दिस इज GIT। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप फर्ज करें कि दिस इज कराची एंड दिस इज लाहौर। अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल। और कराची से लाहौर तीन रास्ते जाते हैं, तीन सड़कें जाती हैं। ठीक है। तो ट्रैफिक इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होके जाती है आगे। अगर मैं एक रास्ता बंद कर दूं, उसको काट दूं, निकाल दूं उसको, तो क्या होगा? इन दो सड़कों पे जो रश है वो बढ़ जाएगा। एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर ब्लड। आपने ब्लड का एक रास्ता काट दिया, एक एडिशनल पाथवे जो उसके पास था। नाउ दीज टू vessels have will be dealing with greater amounts of blood. So this is why the resistance, the overall resistance increases. The resistance of the system increases when you remove an organ, when you remove a limb. तो ये आपने बात ये इस तरह से आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अगर आपने इस सर्किट की निकालनी है ना टोटल रेजिस्टेंस, तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स लेट्स जस्ट से कि R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 10। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइड बाई ये टोटल होगी R, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा 1/टोटल 10 आपका कॉमन आ गया, एंड दिस विल बिकम 3। 1 + 1 + 1 3। अब आप इसको ये याद से रेसिप्रोकेट करेंगे इसको, ठीक है, दोनों तरफ। तो R जब ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 1 एंड 10/3। तो क्या आंसर आ रहा है अब आपका? टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू अराउंड 3.3.3। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम नाउ, लेट्स अज्यूम, अभी अभी देखें पहले रेजिस्टेंस क्या आई थी? रेजिस्टेंस आई थी 3.3333। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक रिमूव कर देता हूँ इसको यहाँ से, एंड देयर इज नो मोर R3। ठीक है। तो R3 खत्म होगी। अब कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। 1/1 बाई टोटल रेजिस्टेंस इक्वल 1/10 प्लस 1/10। 1 बाई टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2/10। रेसिप्रोकेट करें टोटल रेजिस्टेंस 10/2, और आंसर क्या आया? 5। तो आपने देखा रेजिस्टेंस जो है आपकी टोटल बढ़ गई है एक आपने रिमूव करने से। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसका सवाल आएगा। और सीरीज, सीरीज का क्या हिसाब है? सीरीज में आप उसको सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है। सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन पैरेलल। यस, रेजिस्टेंस इंक्रीज, जब आप पैरेलल सर्किट रिमूव करेंगे ना तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। यही तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप
क्योंकि अब सारे ऑर्गन्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो मैं अगर कोई ऑर्गन रिमूव कर दूंगा, यानी मैंने एक पैरेलल सर्किट रिमूव कर दिया, तो उससे जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट की इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ डॉक्टर सना? डॉक्टर सना खानजादा, डू यू गेट इट? अच्छा, थैंक यू। ये जो है ना, ये सीरीज में इट इज वेरी सिंपल। इसमें आपको वेरी लाइकली डायग्राम ही दी होगी, R1 R2 R3। दे विल से दैट द टोटल resistance is 70. uh, let's make it easier. Let's say कि total resistance 70 है। ठीक है। R1 is equal to 20, R2 is equal to 30। फाइंड आउट R3। तो वो सिंपल है, आप फॉर्मूला लगाएं, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। You know that this is 70, R1 is 20, R2 is 30, and you find R3. The 70 is equal to 50 plus R3, and R3 is equal to 70 minus 50, that would be equal to 20। तो इसके आसान है सवाल, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी। अब एक और चीज यहाँ पे, रिलेशनशिप, वेयर डू वी फाइंड सीरीज ब्लड फ्लो इन बॉडी? डॉक्टर माहम, आई कैन नॉट रिकॉल एनी एग्जाम्पल दैट आई नो ऑफ इन द बॉडी, लेकिन आपको बॉडी के अंदर टू फाइंड मोस्टली आपको यही मिलेंगे, आपको खासतौर पे ऑर्गन्स में पैरेलल सर्किट ही मिलेंगे। यू वॉन्ट फाइंड सीरीज दैट मच, बट आई 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 विल सर्च के सीरीज सर्किट बॉडी के अंदर कहाँ होते हैं। ठीक है। राइट नाउ आई डोंट नो ऑफ एनी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी रिलेशनशिप लिखा हुआ है एक, कि ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, and resistance is directly proportional to, sorry, inversely proportional to radius की power 4। okay? अच्छा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, ये अब आपको ना एग्जाम में ये सवाल, ये जो रिलेशनशिप है, ये सबसे ज्यादा आपको वो पूछेंगे रीनल आर्टिस्टिनोसिस के साथ। इसको रीनल आर्टिस्टिनोसिस के साथ कैसे कोरिलेट करें? रीनल आर्टिस्टिनोसिस इज अ टॉपिक ऑफ रीनल सिस्टम, यहाँ पे भी डिस्कस होगा। तो वो कहेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी, और यहाँ पे एक थ्रोम्बस बन गया और एक एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग है। ठीक है। This has reduced the lumen size by half। ठीक है। What will be the effect on blood flow and resistance? तो क्या लगता है आपको, अगर ये हाफ हो गया है ल्यूमेन साइज, तो रेजिस्टेंस और ब्लड फ्लो को कितना कितना फर्क पड़ेगा, कंसिडरिंग द रिलेशनशिप दैट वी जस्ट स्टडीड? अगर आप ये बात, इस बात को माने अगर, इन रिलेशनशिप्स को, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? चलो डॉक्टर सना खानजादा इज सेइंग के फ्लो रेट डबल। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस? अच्छा चले, मैं बात करता हूँ, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। ये फ्लो रेट है, और ये इज द रेडियस।
पावर 4। आप रेडियस जितना कम करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप ल्यूमेन साइज उतना कम कर रहे हैं, उतनी तंग कर रहे हैं मसल। ठीक है, और ब्लड फ्लो उतना ही कम होगा, विच मेक्स सेंस। ठीक है, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कितना कम होगा, ये यहाँ पे हम मार खाते हैं, यहाँ पे हम एमसीक्यू गलत करते हैं। मैंने आपसे कहा कि रेडियस इज नाउ बिकम हाफ, और ये पावर 4 है। ठीक है, रेडियस हाफ का मतलब है, अब रेडियस, इसको पावर 4 की लगेगी, दिस विल बिकम 4, एंड 2 की पावर 4 करें तो इट इज 16। तो रेडियस हैज रिड्यूस्ड 16 टाइम्स, एंड इसीलिए ब्लड फ्लो विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड 16 टाइम्स। ठीक है, ये याद रखनी है बात। ये पावर आप फैक्टर इग्नोर नहीं करना आपने। ठीक है, और अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 16 टाइम्स, क्योंकि उसका भी देखें, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर की पावर 4। आर को आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और यहाँ पे आर को कितना कम कर दिया आपने, आपने अलबत्ता 2 टाइम्स ही कम किया है, हाफ ही किया है, लेकिन चूंकि पावर फैक्टर है तो इट बिकम्स 16, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 16 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है।